गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर डूइंग वेल। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड यानी को दिखाया जाता है, जो कि गांव से शहर इसलिए आई थी ताकि जॉब वगैरह करके पैसे कमा सके। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका ड्रीम जस्ट पैसे कमाना ही है। वेल, इसकी फ्रेंड इसका वेलकम करने के लिए आती है, जिसका नाम वैसे तो फेंगमी है, लेकिन शहर में आके उसने अपना नाम चेंज कर दिया था, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे जूशी बुला सकते हैं। अब रात को ये अपनी ही फ्रेंड को लेके एक क्लब पहुंचती है कि तुम्हें जब तक जॉब नहीं मिलती है तुम यहाँ पे काम कर सकती हो। इतनी शॉर्ट सी ड्रेसिंग तो इसने कभी की नहीं थी, तो इसलिए बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। अब तब यहाँ पे हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है, जो कि बिलियनर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसे देखते ही इधर जोशी तो उस पर फिदा ही होकर रह जाती है। वो ऑलरेडी इन्हें जानती थी और इसके बारे में फिर अपनी फ्रेंड को भी बताने लगी थी। अब ये इतना हैंडसम होते हुए भी सिंगल था, इसलिए सारी गर्ल्स तो बस यही सोचती हैं कि बस इसकी गर्लफ्रेंड बनने का हमें जैसे तैसे करके चांस मिल ही जाए। अब ये उसे अभी देख ही रही होती है कि अचानक ही एक आदमी आके इसे पकड़ लेता है। उसे बदतमीजी करने लगा था, तो इसकी फ्रेंड फौरन से उसे प्रोटेक्ट करती है। खैर, जोशी ने इस पर्सन से कुछ मनी वगैरह ली थी, तो इसलिए अब ये उसे पे करने को बोलने लगा था। इवन के यहाँ पे यही कहता है कि तुम्हें मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड कर लो, लेकिन ये मना कर देती है कि मैं आपको मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन दे सकती हूँ। और फिर अपनी फ्रेंड को ही दिखाने लगी थी कि वो रही, और इवन के उसकी ड्रिंक में बहुत सारी ड्रग्स वगैरह मिला देती है कि इसको बेहोश करने के बाद ही उसे अपने साथ लेके चला जाएगा। अब इसी जगह पे हमारे हीरो भी होते हैं। आज वो काफ़ी ड्रंक हो चुका था। असिस्टेंटली उसे कहता भी है कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने जो अपने लिए रूम बुक करवाया था मैं बस वहीं पे ही स्टे करूँगा। अब जैसे असिस्टेंट वहाँ से जाता है, तो ये तभी देखता है कि जैसे कि एक पर्सन एक लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन ही थी। वेल, यहाँ पे ये उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उस बंदे को अपना कार्ड दिखाने लगा था। वो तो एकदम सरप्राइज हो जाता है कि मिस्टर हो आप यहाँ पे। वेल, अब तो फिर फौरन से वहाँ से चला ही गया था। इधर ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है, इसे समझ नहीं आ रही होती कि सामने वाला पर्सन कौन है। फौरन से उसे किस कर लेती है। खैर, अब यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, तो इसलिए वो भी मौका का फ़ायदा उठा के इससे इंटीमेट हो जाते हैं। सो इस तरह से इन दोनों ने आज की रात साथ में ही गुजार ली थी। अगले दिन अभी होश हो ही रहा होता है कि इतने में अचानक ही इसकी आंख खुल जाती है। यानी ने अभी तक इसका फेस देखा ही नहीं था। रात को तो काफ़ी टून थी, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आई, और अभी उसका फेस दूसरी तरफ था, लेकिन हाँ, उसके शोल्डर पे कोई निशान ज़रूर देख लेती है। अब ये तो फिर उठते ही फ़ौरन से चली गई थी, और ये साहब फिर जोशी को कॉल कर देते हैं कि तुमने रात को मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। उस लड़की को पता है कौन प्रोटेक्ट करने आया था? मिस्टर प्रेसिडेंट हो। ये सुन के जोशी एकदम सरप्राइज हो जाती है कि मेरी बेस्टी ने तो आते ही शहर में एक ही दिन में मिस्टर हो तक भी अप्रोच हासिल कर ली, क्या बात है। अब जैसे ही वो वापस आती है, तो ये फिर उससे पूछने लगी थी कि तुम सारी रात कहाँ पे थी। तो ये उसे सारी बात का बता देती है कि कैसे फिर बाद में एक स्ट्रेंजर ने इसकी हेल्प कर दी थी, इसने उसका फेस तक नहीं देखा था। ये तो फिर अब बातों ही बातों में उसे ये भी कहने लगी थी कि वैसे तुम्हें ये नहीं चाहिए कि वो बंदा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो ये कह देती है कि नहीं, मैं बस यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आई थी, जॉब करूँगी बस, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही जोशी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना अब मैं मिस्टर हॉ के पास जाके ये प्रिटेंड करूँ कि जैसे कि उस रात यानी नहीं बल्कि मैं ही उसके साथ थी। इस तरह तो मेरा काम बन सकता है और मैं बैठे बिठाए रिच हो जाऊंगी। ये जिस जगह पे इंटरव्यू देने के लिए आती है वो किसी और का होटल नहीं बल्कि हमारे हीरो का ही होता है। अब इसने अपना कार्ड जैसे ही अगली मैनेजर को दिया था, वो तो ये देख के सरप्राइज कि क्या ये एक विलेज से बिलोंग करती है और यहाँ 5 स्टार होटल में ही काम करना चाहती है। उसने तो इसे जॉब देने से साफ मना कर दिया था। इस बात से वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आप किसी की एबिलिटीज़ को देखे बिना ऐसे कैसे किसी के बारे में बातें कर सकती हैं। इस मैडम ने तो यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलवा लिया था कि इसे तो अभी के अभी बाहर फेंका जाए। इतने में हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाता है। वो उन्हें मना करने लगा था। अब इसकी पर्सनैलिटी से तो यानी तो बहुत इम्प्रेस होकर रह गई थी। आते ही वो यहाँ पे पहले तो उस लेडी को बातें सुनाने लगा था कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि किसी की अपीयरेंस को देख के उसे यहाँ से फायर करने का, और वैसे भी अभी से मैं ही तुम्हें फायर करता हूँ, तुम्हें भी ये जॉब करने का कोई हक नहीं है। साथ ही साथ उसने क्लीनर वाली जॉब इसे भी दे दी थी। ये सुन के यानी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे इससे पहले कि किसी चीज़ से टकराती तो वो इसकी हेल्प कर देता है। इसी बीच काफ़ी क्लोज आ गए थे। उसे ये
काफ़ी फैमिलियर सी लगती है, लेकिन उसे याद नहीं आता है कि रात के वक्त उसके पास जो लड़की थी एक्चुअली में वो यही तो होती है। असिस्टेंट इसे बताता है कि आपसे आज वही वाली लड़की मिलने के लिए आई है जिसके साथ कि आपने रात को टाइम स्पेंड किया था। खैर अब ये फिर उसे अपने ऑफिस में ही बुलवा लेता है। अब जोशी से उसे इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ ये भी कहने लगी थी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मुझे आपकी मनी नहीं चाहिए। ये सुन के वो हैरान। खैर अब ये उससे ये फरमाइश कर रही थी तो वो भी कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना सामान वगैरह पैक कर लेना, अगर तुम मेरे घर में शिफ्ट होना चाहती हो तो हो सकती हो। ये सुन के वो खुशी होकर फिर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बाद में उस पर्सन से पूछने भी आया था कि क्या ये वही वाली लड़की थी जिसे कि तुम उस रात लेके जा रहे थे। वो भी कह देता है कि हाँ यही थी। उसने एक्चुअली में हाथ में जोशी की फ़ोटो पकड़ी होती है। ये प्लानिंग तो जोशी ने पहले ही इसके साथ मिलके कर ली थी। अब बाद में जैसे ये घर में आके अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरी जॉब लग चुकी है, तो वो भी बताने लगी थी कि अच्छा तो मेरा भी बॉयफ्रेंड बन चुका है, आज से फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही शिफ्ट हो रही हूँ। ये उसकी खुशी में ही खुश हो जाती है कि ये तो अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और ये फिर दूर खड़ी उसे देख के यही सोचने लगी थी कि आज से मैं वो वाली लाइफ जीऊँगी जिसे कि जीने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बेस्टी का था। लेकिन नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा फूल है यार। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये फाइनली अपना जॉब पे पहुंच आई होती है और दूसरी तरफ जोशी को दिखाया जाता है जिसका कि फिर हमारे हीरो के घर पे बहुत ही अच्छा सा वेलकम किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है कि फाइनली एक रिच फैमिली में रहने का ड्रीम तो मेरा पूरा ही होने जा रहा है। मैनेजर पैन इस पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम आखिर कहाँ पे थी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हें पता है ना कि अपने पूरे टाइम पे तुम्हें जॉब करने के लिए आना चाहिए। ये सब कुछ तो हमारा हीरो भी खड़ा देख ही रहा होता है कि उस पर गुस्से पे गुस्सा किए जा रहा था कि मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे डिडक्ट कर लूँगा वगैरह वगैरह। खैर उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है कि देखें मैं अभी किसी की हेल्प करके आई हूँ, इसलिए मुझे काम पे आने में लेट हो गई। और इतने में एक कपल की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही यानी को थैंक यू बोलने लगे थे कि तुम्हारी वजह से हमारी डायमंड रिंग हमें मिल चुकी है। सो अगर ये ना होती तो पता नहीं आज हमारी शादी भी होती कि ना होती। खैर ये सीन देखते ही हमारा हीरो भी अब इनके पास पहुंच आया होता और वो आते ही मैनेजर पैन पे गुस्सा करने लगा था कि पहले पूरी सिचुएशन को देख तो लिया करें, उसके बाद ही कोई फैसला किया करें। वैसे भी अगर आइंदा के बाद इसके साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि किसकी सैलरी यहाँ पे मैं काटता हूँ। अब इसने एक कपल की हेल्प की थी तो इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर उसने इसकी सैलरी में इजाफा कर दिया होता है। ये सब देख के यानी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जोशी ने तो एक आंटी के साथ बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर ली थी। मीन के खुद को रिच समझने लगती है कि जैसे कि मैं जो चाहे कुछ भी कर सकती हूँ। इतने में हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। वो तो ये सारा सीन देख के इस पर गुस्सा ही करने लगा था। ये आंटी कब से उनके साथ काम करती थी, अब जब वो छोटा था तब से ही वो इसका ख्याल रखती आई थी, तो इसलिए वो इस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें कम से कम उनकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी। मैं नहीं समझता था कि तुम ऐसी भी निकलोगी। वेल अब उस पर इसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बैड पड़ चुका था, इसके लिए वो इसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाला होता। और इस बात से ये मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रात के वक्त यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करती है कि मुझे पैसे मिल चुके हैं और मैं आपकी तरफ सेंड कर दूंगी, तो इस तरह से आपको अब ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते इसके ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ये क्लीनिंग करने के लिए जा रही होती है तो अचानक इसकी नज़र मिस्टर हाउ पे भी पड़ चुकी थी। अब बस इससे पहले कि ये नीचे गिरती है हमारा हीरो इसे पकड़ लेता है। वेल वो इसे यही पूछने लगा था कि तुम इधर क्या कर रही थी, तो ये बता देती है कि जस्ट क्लीनिंग करने के लिए ही आई थी। इसके शोल्डर पे निशान को देख के अब इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ओह तो उस रात मैंने जिसके साथ वो रात गुजारी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बॉस ही हैं। खैर इसने तो फ़िलहाल इस बारे में उसे ना ही बताने का डिसाइड कर लिया था कि ये ना हो कि मुझे जॉब से ही फायर कर दे। अब बाद में जैसे ही इसके ऑफिस में क्लीनिंग वगैरह का काम कर रही होती है तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली में मिस्टर हाउ की तो कोई गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनते ही अब यानी तो एकदम सरप्राइज होकर रह जाती है और मन में ये भी सोचने लगी थी कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बॉस इतना ज़्यादा बैड भी निकलेगा। इनके गर्लफ्रेंड के होते हुए भी इसने मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड कर ली। अब इससे पहले कि जोशी इसके ऑफिस में एंटर होती फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है कि फ़िलहाल तो प्रेसिडेंट मसरूफ़ हैं, इसलिए थोड़ी देर के बाद ही आना। अब जैसे ही मैनेजर साहब इसके पास पहुंचते हैं तो ये उसे खुद को
मिस्टर हाउ की गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी। थोड़ी देर के बाद ये भी क्लीनिंग वगैरह ख़त्म करके बाहर आ रही होती है तो इस पे अचानक ही जूसी की नज़र पड़ जाती है और हैरान होती है कि यानी यहाँ पे काम कैसे कर सकती है। वह उसे तो बस यही चाहिए था कि ये हर हाल में हाउ से दूर ही रहे, तो यही मेरे लिए भी बेहतर होगा और उसके लिए भी। अब जो लंच बना के लाई थी अब फिर मिस्टर हाउ के लिए लेके पहुँचती है। इवन के उसे हक भी कर लेती है कि ये जस्ट मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करने के लिए लेके आई थी। उस दिन वाकई में मुझे आंटी से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी इसे माफ़ नहीं करने वाला होता। इसके सामने जैसे ही उस क्लीनर गर्ल की तारीफ़ करने लगता है तो ये सुन के इसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसने तो मैनेजर के पास जाके फ़ौरन से मिस्टर हाउ और यानी दोनों पे ही नज़र रखने का कह दिया था। बाद में मिस्टर हाउ नोट करते हैं कि जैसे कि मुझे देख के ये तो कोल्ड सा फेस बना रही है। वो हैरान होते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया। असिस्टेंट यही कहने लगा था कि हो सकता है कि शायद ये आपको पसंद नहीं करती, लेकिन ये कहता है कि नहीं हो सकता है कि ये कम स्माइल करती होगी। अब जैसे ये फिर स्माइल करके अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो अब असिस्टेंट कहने लगा था कि देखा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपको पसंद नहीं करती है। ये फिर अपने फ्रेंड को बॉस से मिलवाने लगी थी और इवन के ये भी कहती है कि मुझे हाफ छुट्टी चाहिए। वो देना तो नहीं चाह रहा होता लेकिन ये फिर भी लेके चली जाती है और इस बात से मिस्टर हाउ तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगे थे। अब एक शॉपिंग मॉल में पहुंच के इसके शूज़ तो ख़राब हो जाते हैं। वो इसे कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी तुम्हारे लेके आता हूँ। और ये सारा सीन तो यहाँ पे मिस्टर हाउ भी देख रहे होते हैं। एक्चुअली में ये शॉपिंग मॉल किसी और का नहीं बल्कि इसी का ही था। मीन के वो इतना ज़्यादा तो रिच है कि बहुत सारे होटल्स का ऑनर होने के साथ साथ इस शॉपिंग मॉल का ही होता है। अब ये जैसे एक शूज़ को आके देखने लगती है कितना प्रीटी है ना, तभी एक एम्प्लॉई आके इससे दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि एक तो तुम्हारा जूता टूटा हुआ है, पता नहीं तुम्हें यहाँ पे आने की इजाज़त किसने दे दी है। विलेजर गर्ल को तो यहाँ आना बिल्कुल ही अलाउ नहीं होना चाहिए। वो इस बेचारी को बहुत सारी बातें सुनाने लगी थी। ये सब सुनते ही मिस्टर हाउ इसके पास आ जाते हैं और वही वाला शूज़ बाय करके इसे पहनाने ही लगे थे। ये सब देखते ही ये तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर रह जाती है कि वैसे मेरे बॉस इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। अब पीछे से चैंग जो कि इसके लिए शूज़ लेके आया था वो इसे छुपाने लग जाता है क्योंकि ये उतने भी अच्छे नहीं थे जितने कि इस वक्त वो अपने पाँव में पहनी बैठी होती है। अब यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं इसने तो सब की सब इसके लिए बाय करने का डिसाइड कर लिया था और इवन के इसके बाद तो उसने उस एम्प्लॉय को भी फायर कर दिया होता है कि क्या तुम लोगों को कस्टमर से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। खैर इसने यहाँ पे इसे बहुत सारी शॉपिंग करा दी थी तो इसके लिए उसे थैंक यू बोलने लगी थी और ये भी सोचती है कि हो सकता है कि शायद बॉस अपनी एम्प्लॉयज़ को बुली होते नहीं देख सकते हैं, इसलिए फ़ौरन से मेरी हेल्प करने के लिए भी आ जाते हैं। अब ये पूछने लगी थी कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो वो इसे बता देता है कि बस ऐसे ही गुजर रहा था तो तुम पे मेरी नज़र पड़ गई। खैर अभी भी ये फिर अपने फ्रेंड के साथ ही वहाँ से चली गई थी। बाद में ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता और अपने असिस्टेंट के साथ ही बैठा हुआ था। इतने में वो ऊपर से इसके लिए एग्स वगैरह लेके आती है कि आज आपने मेरी इतनी मदद की थी तो इसलिए आपको रिपे करना तो मेरा बनता था। वो यहाँ पे जैसे इसका हाथ पकड़ता है तो ये फ़ौरन से फिसल के उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों की किस हो गई थी। अब तो मज़ीद ये भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उसे किस करने लगा था। वो तो अब यहाँ पे इन्हें खुद से दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो तो ये बात जानता था फिर भी स्टिल इसे किसी से किए जा रहा होता है। अब इसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फ़ौरन से एक एग उठा के इसके सर पे ही दे मारती है और फिर अपोलोजाइज़ करते हुए वहाँ से भाग गई थी। अगले दिन जैसे ही ऑफिस जा रहा होता है तो ऋषि कहती है कि मैंने आपके लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना दिया, ये करके जाइएगा। ये ब्रेकफास्ट करना तो नहीं चाह रहा था लेकिन जैसे इसे पता चलता है कि रात को यानी जो एग्स लेके आई थी उनसे भी इसने कोई डिश बनाई है तो इसलिए फ़ौरन से वो ट्राई करने लगता है। ऑफिस में लिफ्ट में फाइनली इन दोनों की अब मुलाकात हो ही जाती है। अब अपने बॉस के फोरहेड पे एक रेड सा निशान देख के अब असिस्टेंट यही कहने लगा था कि बस आप मुझे वो बता दें कि रात को ये हाल आपका किसने किया था, मैं तो फ़ौरन से उसे जेल भिजवा दूंगा। ये सारी बातें ये सुन के यानी बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है कि ओह नो मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। इसलिए बाद में फिर एग्स के बेनिफिट्स बताने लगी थी कि हमारे गाँव में तो लोग यही यूज़ करते हैं और इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी भी तो ऐसी अच्छी स्किन है क्योंकि मैं एग्स का यूज़ करती हूँ। खैर यहाँ पे ये भी कह देता है कि हाँ ठीक है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वाकई में मेरी स्किन अच्छी हो गई है। साथ ही साथ ये भी कहने लगा था कि तुम्हारे गांव में जो भी चीज़ें हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर तुम हमारे रेस्टोरेंट में उन चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो।
ये सारी बातें सुन के ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इस तरह तो मेरा गांव भी रिच हो जाएगा। अपने बॉस को भी थैंक यू कहने लगी थी कि आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये देख के वो स्माइल करता हुआ चला ही गया था। अब फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज तो कंपनी में मिस्टर हॉ की मम्मी की एंट्री हो चुकी थी, जो कि बहुत ही सिंपल सी ड्रेस में ही आई होती हैं। तभी मैनेजर इन्हें देख के सरप्राइज कि आप कौन है और यहाँ पे कैसे आ सकती हैं। वो तो इन्हें भी एक विलेजर लेडी ही समझ रहा होता है और इनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगा था। ये भी फ़िलहाल चुप ही रहती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब जैसे ही इन पे हमारी हीरोइन की नज़र पड़ती है तो वो फ़ौरन से इनकी हेल्प करने लगी थी। इन्हें मिस्टर हॉ से मिलना था तो वो फिर फ़ौरन से इन्हें उसके ऑफिस से लेकर जाने लगी थी। अब फिर बाद में जैसे उन्हें पता चलता है कि ये तो एक क्लीनर गर्ल है, वो तो इसके लिए यही विश करती हैं कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर सक्सेसफुल बनोगी। अब बाद में फिर से मैनेजर की इन पे नज़र पड़ जाती है। वो फिर से इनकी इंसल्ट करने लगा था। इवन कि उसे भी कहता है कि ज़रूर ये तुम्हारी आंटी ही होंगी जो कि विलेज से आई होंगी, लेकिन मिस्टर हॉ इस वक्त बिजी हैं इसलिए इन्हें यहाँ से लेके चलती बनो। अब इतने में मिस्टर हॉक की भी एंट्री हो जाती है। अब जब इसे पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की ही मम्मी है तो वो बहुत ही शर्मिंदा होकर रह गया था कि मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अब यहाँ पे उनके पाँव भी पड़ जाते हैं कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे, मैं बस आइंदा के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और किसी के साथ भी नहीं करूँगा, एक चांस तो ज़रूर दे देना। और फिर फाइनली मम्मी को भी इस पे रहम आ जाता है और वो दे देती हैं। इवन के अपने बेटे से कहने लगी थी कि इस क्लीनर गर्ल की प्रमोशन तो करना बनती ही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसके क्लोज करके इसके साथ डिनर पे चलने को ही बोलने लगी थी। ये भी फ़ौरन से मान जाता है। खैर अब दोनों के एक रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। तो इसे यही कहने लगा था कि तुम्हें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी ऑर्डर करवाना चाहती हो करवा सकती हो। वो अब जो ऑर्डर करवाती है वो तो यहाँ पे बनता ही नहीं था, लेकिन ये उसे कह देता है कि डोंट वरी बन जाएगा। अब इसने चुपके से उस वेटर को पैसे दे दिए होते हैं कि तुम जाके वही वाली डिश बना के लाओ जो कि ये कह रही है। वो भी फ़ौरन से बना के ला देता है। अब इसे तो वो वाली डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और इसे खुश होते हुए देख के हमारा हीरो भी स्माइली करने लगा था। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जोशी असिस्टेंट ली को कॉल करके उसे काफ़ी सारी बातें सुना रही होती है। तो ये सब कुछ तो इसने भी सुन लिया था और फ़ौरन से उस पर गुस्सा करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है कि आइंदा के बाद तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी है, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आंटी पे भी इसने अपनी सारी भड़ास निकाल ही दी होती है। रात के वक्त इसके पास इसका फ्रेंड पहुँचता है कि प्लीज़ एक काम में मेरी हेल्प कर दो ना, मेरे डैड के बहुत सारे फॉरेनर फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनके खाने का बंदोबस्त करना, प्लीज़ बस एक तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है। अब उनके खाने का अरेंजमेंट तो इसने अपने ही होटल में करवा दिया था। इधर जोशी ने मैनेजर को बुलवाया होता और यही कह रही होती है कि देखो इतने कम अरसे में यानी को प्रमोशन मिल गई है, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें भी तो कुछ हासिल करना चाहिए ना, तो इसलिए मैं जो कहती हूँ बस वही करते जाओ। इन दोनों ने मिलके अब आज की रात यानी के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही होता है। वह इसके बाद इसे नेक्स्ट सीन में होटल में ही दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह आ ही चुके होते हैं, सारे अरेंजमेंट इसने करवा दिए होते हैं और काफ़ी सेटिस्फाई भी लग रही होती है कि कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन तभी अचानक ही एक पर्सन आके इन्हें बताता है कि जो यहाँ पे कोई गाना परफॉर्म करने के लिए आने वाला था उसने तो साफ मना कर दिया। ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी हो चुकी होती है कि अब उनके सामने परफॉर्मेंस कौन करेगा। ये फ़ौरन से कह देती है कि मैं अपने विलेज में गाना गाया करती थी तो इसलिए यहाँ पे भी परफॉर्म कर लूँगी, आप लोग टेंशन मत लें। नेक्स्ट सीन में वो तो बहुत ही अच्छे से जब रेडी होके आती है तो हमारा हीरो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अब इसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दी थी और इनकी इज़्ज़त बचा ली होती है, इसलिए सभी उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और जोशी का जलन के मारे बुरा हाल। अब मिस्टर हॉ तो इसका हाथ पकड़ के साथ वाली अपनी चेयर पे ही बिठा देते हैं और यही कहने लगे थे कि तुम्हारी सैलरी फिर से डबल की जाती है। इवन के इसे फिर से प्रमोशन भी मिल चुकी थी और इवन के इधर तो इसका फ्रेंड यानी से बहुत ही इम्प्रेस हुआ बैठा था। अब अचानक ही चैंग के आते ही ये तो उसके साथ ही चली गई थी और इस बात से हॉ तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। अब अचानक ही इन दोनों को जाते हुए इधर जोशी ने भी देख लिया था। वो तो फ़ौरन से पहुंच आई होती है। इनकी ये फ्रेंड जो हुआ करती थी ये अपनी बेस्टी के लिए एक गिफ्ट भी लाई होती है कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए ही ख़रीदा था क्योंकि मेरी प्रमोशन जो हो चुकी है। चैंग तो खैर आइसक्रीम लेने के लिए वहाँ से चला गया था। बाद में ये उसे कहती है कि मैंने नोट किया है कि चैंग
तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है और वैसे भी तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद तुम सेटल हो जाना, तुम्हें हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, तुम बस अपने हस्बैंड की दौलत पे ऐश करना। लेकिन ये मना कर देती है कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती और वैसे भी मेरी एक बहुत अच्छी जॉब है, तो इसलिए फ़िलहाल तो मैंने शादी करने का सोचा भी नहीं है। लेकिन ये फिर बार बार उसे फोर्स कर रही होती है कि नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हें करना चाहिए। वो तो यहाँ पे इसकी बातों को टाली ही जा रही होती है और बस ऐसे ही इन दोनों के बीच अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। वो तो इस पे गुस्सा करती हुई चली जाती है। अब ये बस उसे रोकती ही रह जाती है कि मेरी बात तो सुनो। वो तो जाते जाते अपना फ़ोन पीछे से यहीं पे ही रख के चली गई थी। अब ये दोनों उसे फॉलो करने लगते हैं। अब ये देखते हैं कि वाकई में इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब गार्ड्स ने इन्हें रोक दिया था कि आप लोगों को सोसाइटी के अंदर जाने की ऐसे तो इजाज़त नहीं है। अब अचानक ही इसकी मुलाकात हॉल से भी हो जाती है। वो इसे पूछने लगा था कि तुम इधर क्या कर रही हो, तो ये उसे सारी बात का बता देती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी, बस उसके पास ही जा रही थी और ये सिक्योरिटी गार्ड हमें जाने नहीं दे रहा। वो कह देता है कि ठीक है मैं लेके चलता हूँ, लेकिन बस एक ही पर्सन को लेके जाऊँगा। ये हैरान होती है कि अब बेचारा चैंग क्या करेगा। वो कह देता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर लूँगा। अब ये उसे कह देता है कि देखो वैसे भी मेरे घर की सफाई करनी बनती है, तो इसलिए पहले मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा और हाँ तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी, तो इसलिए तुम चैंग को मना कर दो कि वो यहाँ से चला जाए। ये भी फ़ौरन से उसे कॉल करके मना कर देती है। ये सब देख के इसे अब चैन आता है और इवन के स्माइल भी करने लगा था। इसने तो घर पे आते ही वही वाला ब्रेसलेट नीचे फेंक दिया होता है कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, बहुत ही चीप है कोई। खैर अब वही वाला ब्रेसलेट जैसे ही हमारी हीरोइन अब बिरहौ के घर में आके देखती है तो सरप्राइज रह जाती है कि क्या अमीर लोग भी ऐसी चीज़ें बाय करते हैं। हाँ तो इसे अब घर की सफाई करने का कह के वहाँ से चला गया था कि मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ। इधर ही आंटी की मुलाकात इससे हो चुकी थी और वो यही कह रही होती हैं कि ऊपर जो मैडम है ना उन्हें जाके खाना दे के आओ, मैं तो ये स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती हूँ, अब तो बूढ़ी हो चुकी हूँ ना। ये भी फ़ौरन से उनका कहा मान के जाने ही लगी थी। अब जैसे ही इस पे जोशी की नज़र पड़ती है वो तो इससे छुपने की कोशिश करने लगी थी। इवन कि उसने मास्क ही पहन लिया था कि बस जैसे तैसे करके ये मुझे ना ही पहचाने तो यही बेहतर होगा। अब फिर फ़ौरन से उसे खाना देख के उसके रूम से बाहर आ गई थी और आंटी से भी कहने लगी थी कि मैंने पूरा घर देख लिया, यहाँ पे सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद ही वो इसके लिए जैसे ही खाना लाता है तो यहाँ पे आंटी के थ्रू से जब पता चलता है कि वो जा चुकी है तो ये वो वाला खाना आंटी को ही पकड़ा देता है। अब ऑफिस में पहुँच के इसकी नज़र पड़ती है कि इसका फ्रेंड तो अब यानी से फ्लर्ट करने के लिए आया है, तो इसे बहुत जेलसी होती है। वह उसने तो इसके साथ मिलकर आज के दिन ड्रिंक करने का सोच लिया था और इनके साथ साथ मिस्टर हॉ भी पहुंच जाए होते हैं। वह ड्रिंक करते करते ये तो बहुत ही टून हो चुकी थी। वो इससे पूछ रहा था कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो क्या वो यहाँ पे है, और वाकई में मिस्टर हॉ इधर होते तो हैं, लेकिन ये चुप कर जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। अब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी तो इसलिए इसका ख्याल रखते हुए मिस्टर हॉ इसे अपने ही रूम में लेके आ जाते हैं। ये तो उन्हें पकड़ के यहाँ पे किसी करने लगी थी। वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है और बस फिर हमें यही दिखाया जाता है कि जैसे कि ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। अगले दिन जैसे ही इसकी आँख खुलती है तो सामने से अपने बॉस को देख के एकदम सरप्राइज ही रह जाती है। वह ये समझ रही थी कि शायद मैंने रात मिस्टर हॉ के फ्रेंड के साथ बिता दी थी, लेकिन अब सामने से उसे देख के इसका सरप्राइज होना तो बनता था। अब अचानक इसे याद आ जाता है कि रात के वक्त इन दोनों के बीच किस हुई ही नहीं थी। अचानक ही इसकी तब तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वो इसके जैसे क्लोज आने की कोशिश करता है तो ये उसे दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना। ये कह देता है कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये फिर भी उसे साइड पे कर देती है और फिर वहाँ से चली ही गई थी। और इन दोनों को इधर से जाते हुए तो मैनेजर पेन की भी नज़र पड़ जाती है और फ़ौरन से इनकी फ़ोटोज़ ही क्लिक करने लगा था कि ये तो मैं फिर जोशी को ही सेंड करूँगा। इन चापलूस साहब ने तो फ़ौरन से इनकी फ़ोटोज़ जोशी को सेंड कर दी थी, जिन्हें देखने के बाद उसका गुस्से के मारे बुरा हाल और इवन की अपनी सारी भुड़ास आंटी पे ही निकालने लगी थी। ये सब कुछ तो हॉ ने देख लिया था और इसे डांटने लगा था कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि इनसे तमीज़ से बात किया करो, आखिर तुम इतनी क्रेज़ी क्यों बन चुकी हो। ये कहती है कि सारा का कसूर तुम्हारा ही है, मुझे पता चला है कि तुमने रात यानी के साथ ही बिताई है, अब फिर मैं क्या करूँ, मेरी भी तो वो फर्स्ट नाइट थी और तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं
नहीं है। मैंने यहाँ पे उसे अच्छा खासा इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी थी, लेकिन उस पर तो इसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। वो फिर यहाँ पे ये भी कहने लगा था कि अगर तुम्हें लेके मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई हैं तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, तुम जा सकती हो। लेकिन ये नहीं मानने वाली थी और यही कहने लगती है कि अच्छा तुम ये मेरे साथ कोल्ड बिहेव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में यानी की जगह बन चुकी है, उसने तुम्हें सीड्यूस किया है ना। और वैसे भी उस लड़की में क्या ख़ास बात है तो वो एक विलेजर ही। उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगी थी और ये सब कुछ सुन के हाउ को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो इसे अभी के अभी चुप रहने को बोलने लगा था, इवन कि उसे अपने घर से निकल जाने का भी ऑर्डर दे देता है। बाद में इसकी तबीयत ख़राब होती है तो तभी यानी को पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। इस बारे में जैसे ही जोशी को मालूम हुआ था वो तो अभी के अभी इसे लेके चलने जाने को ही बोलने लगी थी कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। वैसे भी गांव के लोग क्या सोचेंगे कि तुम बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई हो। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि नहीं, वैसे भी मेरी जॉब है, मैं खुद अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो भी फिर इसकी कोई भी बात नहीं सुनती एंड देन वहाँ से जाने ही लगी थी। ये सब कुछ देख के इसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर फ़र्ज़ करो कल को हाउ को पता चल गया कि उसने अपनी रात किसी और के साथ नहीं बल्कि इसी के साथ ही बिताई थी तो फिर क्या होगा। वो तो अभी से ही इसकी इतनी ज़्यादा साइड लेने लगा है, इस तरह तो मैं तो अपनी कहानी से निकल ही जाऊँगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगी। बाद में यानी नोट करती है कि जैसे कि हाउ को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और उनसे लव भी। ये सब कुछ जानने के बाद अब तो उसने पक्का फैसला कर लिया था कि वो कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाएगी, उस बच्चे को पालेगी। इवन कि इसने ये भी सोच लिया था कि क्यों ना मुझे इसे बता देना चाहिए कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि इसी का ही है। अभी मन में सोच ही रही होती है और इससे पहले कि उसे कुछ भी बताती वेल इतना तो कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो अभी सरप्राइज़ खड़ा ही था कि तभी असिस्टेंट आके इन्हें बता देता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का भी फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुन के ये थोड़ी सी सैड होती चली जाती है। वो इसका हाथ पकड़ के पूछने लगा था कि क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। वेल वो चुप खड़ी इसे बस देखती ही रह जाती है। इतने में ऊपर से चैंग की एंट्री हो जाती है। वो आके कहता है कि मैं हूँ इसके बच्चे का बाप। इसे अब आइंदा इससे दूर रहने को ही बोल के इसे लेकर जाने ही लगा था। तभी अचानक ये उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम ऐसे जॉब को छोड़ के नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हारे काम का वक्त है। लेकिन ये कह देती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो फ़ौरन से इसने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था कि अब से फिर मुझे यहाँ पे काम पे आने की ज़रूरत भी नहीं है और चैंग के साथ चलती बनती है। उसके जाने के बाद ही जोशी की एंट्री हो जाती है जो कि इसे करके यही कहने लगी थी कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन इस बात का उस पर ज़रा भी असर नहीं होता है। अभी भी उसके दिल में इसे लेके कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई थी। बाहर आके ये तो उससे पूछने ही लगा था कि क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। अब इसने उसे सारी बात का बता दिया था कि कैसे एक्सीडेंटली इसने उस दिन हाउ के साथ वो नाइट स्पेंड कर ली थी। अब ये चाहे बच्चा हाउ का था या नहीं, लेकिन ये उसे यही कहने लगा था कि मैं हर हाल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें कब से बहुत ज़्यादा लव करता आया हूँ। लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैं इस बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। एंड देन वो अभी अपने विलेज वापस ही जाने वाली थी और वो इसे अपना फिर ख्याल रखने को ही बोलने लगा था। उसके साथ जाना तो चाहता था बट उसने साफ मना कर दिया होता है। इधर मम्मी आज अचानक ही अपने बेटे से मिलने के लिए घर पे ही पहुंच आई होती हैं और यहाँ पे जैसे ही इन मैडम की नज़र उन पे पड़ती है तो सिंपल सी ड्रेसिंग को देख के ये समझने लगी थी कि शायद हमारे यहाँ आज फिर से कोई न्यू शेफ़ आई है। उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है। लेकिन बाद में जैसे उसे पता चलता है कि ये तो हाउ की मम्मी है तब आके फ़ौरन से उनसे अपोलोजाइज़ भी करने लगी थी। लेकिन अब उन पे भी इसका इम्प्रेशन बहुत ही बैड पड़ चुका था। वो तो गुस्से से इसे देखती हुई चली ही जाती हैं। इससे तो अब मालूम हो जाता है कि ज़रूर यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलने वाली है। यानी को अब विलेज में ही दिखाया जाता है। वो तो फ़ौरन से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही पहुँच आई थी। अब वो प्रेग्नेंट थी, इस बारे में इन दोनों को भी बता देती है और ये भी कहने लगी थी कि आपको मेरे बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बच्चे के बारे में, मैं खुद इसे पाल सकती हूँ। मेरे पास वैसे भी कुछ सेविंग्स वगैरह हैं। ग्रैंडमा ने तो इसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो कोई नहीं, हम मिलके ही इसे पाल पोस के बड़ा कर लेंगे। लेकिन ग्रैंडपा थोड़े से एंग्री लग रहे होते हैं कि तुमने शहर में जाकर ये अच्छा नहीं किया है। यानी कि जाने के बाद ये तो बहुत ही अपसेट था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके जैसे घर वापस आता है तो जोशी मैडम इसे सेड्यूस करने के फुल चक्रों में थी। वेल वो यही सोच रही होती है कि अगर इसने मुझे प्रेग्नेंट नहीं किया है तो मुझे भी खुद कुछ करना पड़ेगा। जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है तो वो फ़ौरन से इसे मना करके साइड पे कर देता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ बल्कि ज़िंदा हूँ, बस थोड़ा सा ड्रंक क्या हो गया तो मेरा तो फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करने लग गई।
वो तो इसे अपने आसपास भटकने भी नहीं दे रहा था। ये सब कुछ देख के इसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन होटल में ही इसकी मुलाकात फिर यहाँ पे हॉल से हो जाती है। वो तो इसे यही पूछने लगा था कि क्या तुम यानी के साथ उसके विलेज नहीं गए हो, कैसे बंदे हो तुम, उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रख सकते हो, ये भी तो जानते हो कि वो प्रेग्नेंट है। वेल उसे कहने लगा था कि मैं उसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। ये सुन के वो सरप्राइज पूछने लगता है कि अच्छा तो फिर उसके बच्चे का बाप कौन है। ये कुछ भी नहीं बताता है एंड देन उसे बस ऐसे ही कंफ्यूज छोड़ के वहाँ से चलता बनता है। बाद में इसने एक न्यू डॉक्टर का अरेंज कर दिया था। अब जैसे ही वो जुशी का चेकअप करता है तो इसे बता देते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, बस झूठ बोल रही है। ये सुनते ही इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब तो उसने कह दिया था कि मुझे हर हाल में तुम्हें इस घर में दिखनी ही नहीं चाहिए, समझी तुम। और वैसे भी अगर हम दोनों के बीच वो नाइट स्पेंड हुई भी थी तो उसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, ये मैंने तुम्हें कब से बोला हुआ है। ये सुन के इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ तो हर हाल में यानी को भी नहीं होने दूंगी। इसने अभी फौरन अपने ही एक फ्रेंड को कॉल करके यानी को मरवाने का ही ऑर्डर दे दिया था, जो कि उसी विलेज में ही रहता है। ये सारी बातें आंटी ने सुन ली थी और वो फौरन से हाउ को कॉल कर देती हैं और उन्हें सारी बात का बताने लगी थी। इधर यानी प्रेग्नेंट थी, इस बारे में जैसे ही गांव की लेडीज़ को पता चलता है तो वो इस पे बातें बनाना स्टार्ट कर देती हैं कि इसने तो शादी भी नहीं की थी। वह शहर में जाके इसने ये क्या करतूत कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा ही से प्रोटेक्ट करते हैं और ये भी कहने लगे थे कि तुम घर पे जाकर रेस्ट करो और वैसे भी सारे काम तो मैं कर लूँगा। मीन के अब उनका गुस्सा थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही चुका था। ये सब सुन के इसे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो शुक्र है कि ग्रैंड पेरेंट्स तो मेरे साथ है ना। अब ये जैसे यहाँ से वापस जा रही होती है तो जुशी का फ्रेंड इससे बदतमीजी करने के लिए पहुँच आया था। उसके इरादे तो इसे मारने के ही होते हैं। अब तभी अचानक ही ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। वो तो जैसे तैसे करके इसका पता करा के पहुँच गया था। अब यहाँ पे इस गुंडे से फाइट करने लगता है, लेकिन इसी दौरान ही इसने तो उसके सर पे एक डंडा मार दिया था, जिसके बाद तो वो बेहोश। ये तो फ़ौरन से उसे लेके हॉस्पिटल ही पहुंच आई थी। यहाँ पे डॉक्टर के थ्रू उसे पता चलता है कि पेशेंट अब ज़िंदा नहीं रहा है। ये सुन के ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि मैंने तो अभी उसे बताया ही नहीं था कि वो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है और इससे पहले ही वो चला गया। अब मैं क्या करूँगी। खैर तभी फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसे रॉन्ग न्यूज़ मिली थी। ये वाली न्यूज़ तो दूसरे पेशेंट के ही घर वालों के लिए होती है। अब ये थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और फ़ौरन से हाउ को देखने के लिए उसके पास ही पहुंच आई होती है। जिस तरह से वो उसका ख्याल रख रही होती है ये सब कुछ तो उसे बहुत पसंद आता है। वेल इसे ये भी कहने लगी थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हो। फिर उसे कह देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, बल्कि उसने प्रेग्नेंट होने का झूठ ही बोला था। अब इससे कह देता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। चैन के थ्रू मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये उसका बच्चा है ही नहीं। वेल मैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में बस हमेशा ही सही रहो और कभी भी मुझे छोड़ के मत जाओ। अब ये फिर कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मेरे बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि यही है। खैर बहुत सोचने समझने के बाद इसने उसे ये सारी बात का बता दिया था कि उस दिन एक्चुअली में तुमने मेरे साथ ही वन नाइट स्पेंड किया था, मैं बस ये बात तुमसे छुपा के ही फिर रही थी। ये सुनते ही वो खुशी के मारे से हक कर लेता है एंड देन ये भी सोचने लगा था कि अगर वो तुम लड़की थी तो फिर वो लड़की कौन है जो कि मुझसे झूठ बोल के मेरे घर पे ही रह रही थी। अब जैसे इसकी फैमिली के बारे में बात होती है तो ये उसे अपनी फ्रेंड की एक पिक्चर दिखाती है, जिसे देखने के बाद ही इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ओहो तो इसका मतलब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी फ्रेंड ही थी जो कि इसका होने का ही प्रिटेंड कर रही थी। ये तो फ़ौरन से असिस्टेंट ली को कॉल करके कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाने को ही बोलने लगा था। थोड़ी देर के बाद इसे जब सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो ये उस सब के बारे में यानी को भी बताने लगा था कि एक्चुअली में उस रात तुम्हें तुम्हारी ही बेस्टी ने एक और आदमी के हाथों बेच दिया था। जब वो तुम्हें लेके जा रहा था तभी फिर मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी और उसके बाद जैसे ही तुम्हारी बेस्टी ने जाना कि तुमने मेरे साथ वन नाइट स्पेंड किया, पैसों के लालच में उसने प्रिटेंड किया कि जैसे कि उसने वो रात मेरे साथ ही स्पेंड की थी। ये सुनते ही यहाँ पे से तो बहुत ज़्यादा दुख होने लगा था कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी फ्रेंड ऐसी भी निकलेगी।
मैं तो उसे अपनी बहनों की तरह ही समझती थी। बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो पूछने लगा था कि क्या तुम्हें उससे रिवेंज नहीं चाहिए, तो ये भी कह देती है कि वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं उसे सबक ज़रूर सिखाना चाहती हूँ कि आइंदा के बाद वो कभी भी ऐसा करने का सोचेगी भी नहीं। और इससे फ़ौरन से एक फ़ेवर मांगने लगी थी जो कि देने को तैयार हो जाता है। अब उसके कहने के अकॉर्डिंग इसने जोशी को कॉल मिला दी थी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गया हूँ और इस वक्त तुम्हारे ही गाँव में हूँ, इसलिए फ़ौरन से पहुँचो। ये तो वेडिंग ड्रेस पहन के वहाँ पे जाने ही लगी थी। आगे जाके देखती है कि बहुत सारे विलेजर्स इकट्ठे हैं जो कि तकरीबन कुछ इसके रिश्तेदार वगैरह भी होंगे। वो इसका वेलकम करते हैं। ये तो उनसे बहुत रूडली बात करने लगी थी और ये भी कहती है कि तुम लोगों को मेरी शादी में आखिर बुलाया किसने, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग इधर भी नज़र आओ। इतने में वेडिंग ड्रेस पहने हुए हमारी हीरोइन भी पहुँच जाती है जो कि काफ़ी प्रीटी लग रही थी। ये देख के सरप्राइज रह जाती है कि तुमने आखिर आज के दिन इतना हैवी ड्रेस क्यों पहना हुआ है और तुम्हें भी मेरी शादी में किसने बुलाया, तुम भी चली जाओ। इतने में फिर हमारा हीरो भी पहुंच आया होता है। वो इसे इग्नोर करता हुआ जैसे ही यानी के पास पहुंचता है तो ये एकदम सरप्राइज रह जाती है कि आखिर इधर ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पे ये तो उसे सारी बात का ही बताने लगी थी कि तुमने क्या समझा था कि आज के दिन तुम्हारी शादी ही हौस से होने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी और मेरी ही शादी होने वाली है। और इसे बता देते हैं कि तुमने क्या समझा था कि हमें सारी ज़िंदगी तुम्हारी सच्चाई का नहीं पता चलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें तो सारी बात का मालूम हो चुका है कि कैसे तुमने अपनी ही फ्रेंड को धोखा देने की कोशिश की थी और इसी के ही जैसा प्रिटेंड बन के हाउ के दिल में जगह बनाने की भी। ये तो और ज़्यादा गुस्सा कर जाती है कि ये सब कुछ मैंने अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए किया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और ऊपर से फिर से अपनी बेस्टी को बातें सुनाने के साथ साथ यहाँ पे उसका गला दबाने की कोशिश करने लगती है। ये फ़ौरन से उसे धक्का दे देता है कि मेरी गर्ल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और अपने गार्ड्स को बुला के इसने उसे फ़ौरन से वहाँ से भगा ही दिया था। अब जोशी से निपटने के बाद वो तो पूरे गांव के सामने ही इसे शादी के लिए प्रपोज ही करने लगा था। एक ब्यूटीफुल सी रिंग इसे पहना देता है। ऑब्वियसली सी बात है, अब तो उसकी हाँ ही थी। अब जैसे ही ग्रैंडपा को पता चला था कि यानी के बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हॉय है, तो उन्हें तो अब इनके रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं रहता है, क्योंकि ये आखिर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार जो हो गया था। वो तो इसे ये भी कहने लगे थे कि तुम्हें मेरी पोती को ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी उन्हें कहने लगा था कि ग्रैंडपा आप उसकी टेंशन मत लें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे वो तो ये भी कहने लगता है कि आपके गांव में भी मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच लिया है, जिसके बाद तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएंगी। ये सुन के पूरा गांव ही खुश हो जाता है कि वाह, ये तो अच्छी बात है। अब फाइनली इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो ही चुकी थी, पूरा गाँव ही खुश लग रहा होता है। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।